में ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पर रसायन विज्ञान का इन्फ्लुएंस ना हो। जी जी। सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे पेस्ट से लेकर के और शाम को हम जो मच्छरदानी यूज़ करते हैं, मच्छर कोयल जो जलाते हैं, जी जी। वहाँ तक पूरा हमारा जो है दैनिक जीवन में पूरा रसायन विज्ञान ही है। चाहे हम कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, तो जो 70 नंबर का जो थ्योरी का पार्ट है, उसमें जो है 3 मुख्यतः पार्ट होते हैं रसायन विज्ञान में, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये थोड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत जी। वो इसलिए होती है क्योंकि जो कार्बनिक रसायन का जो पार्ट है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट होता है, वो एक्चुअल में उसमें जो टर्मिनोलॉजी होती है और जो रिएक्शन होती है, वो बच्चे के लिए नहीं होती है। जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोगों के साथ हैं सर विनय सेमवाल जी। आप सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज आवास विकास में केमिस्ट्री के प्रवक्ता हैं और काफ़ी वर्षों से आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपने चैनल की तरफ से सेमवाल जी का स्वागत करूंगा। नमस्कार सर। और सबसे पहले सेमवाल जी मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपनी शिक्षा के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मेरी शिक्षा तो प्रारंभिक जो इंटर तक की शिक्षा है वो तो हमारे गांव में ही हुई है। उसके बाद मैंने एमएससी किया है एसआरटी कैंपस बादशाहथाल से, और देहरादून से मेरा बीएड है 2011 का, और 2011 के बाद हम निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में ही काम कर रहे हैं। जी जी। और काफ़ी साल हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते। चलिए, तो सेमवाल जी जैसे कि आपका सब्जेक्ट रसायन केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान, तो सबसे पहले तो आप ये बता सकते हैं कि जो केमिस्ट्री है उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है रसायन विज्ञान का? देखिए सर, रसायन विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पर रसायन विज्ञान का इन्फ्लुएंस ना हो। जी जी। सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे पेस्ट से लेकर के और शाम को हम जो मच्छरदानी यूज़ करते हैं, मच्छर कोयल जो जलाते हैं, जी जी। वहाँ तक पूरा हमारा जो है दैनिक जीवन में पूरा रसायन विज्ञान ही है। चाहे हम कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, तो वो भी रसायन विज्ञान ही है। जी। और हमारे बॉडी के अंदर जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो सब, चाहे भोजन का पाचन हो, एक्सक्रीशन हो, ये सब सारी चीज़ें जो है वो रसायन विज्ञान से ही संबंधित है। और ऐसे ही जैसे फ्यूल है, ईंधन का उपयोग हम घरों में करते हैं, तो ये सभी मतलब बहुत सारी हमारे आसपास जो भी दिन भर में जो भी घटनाएं होती हैं, वो किसी न किसी रूप में रसायन विज्ञान से संबंधित हैं, उससे जुड़ी हुई हैं। उससे जुड़ी हुई हैं। तो सर जैसे कि हमारे जो ये वीडियो बनाने का जो जो हमारे इसके पीछे का जो एम है वो ये है कि आप किसी भी प्रकार से हम अपने बोर्ड के स्टूडेंट्स को फायदा पहुंचा सकें। जी। तो सबसे पहले जो रसायन विज्ञान का पेपर होता है सर बोर्ड में, उसका नंबर जो उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से है? देखिए सर, जो बोर्ड में रसायन विज्ञान का पेपर होता है, वो थ्योरी का जो पार्ट है उसमें वो 70 नंबर का होता है, जी जी। और 30 नंबर का प्रयोगात्मक होता है। जी। तो जो 70 नंबर का जो थ्योरी का पार्ट है, उसमें जो है 3 मुख्यतः पार्ट होते हैं रसायन विज्ञान में, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो अगर इंटरमीडिएट या बोर्ड की हम बात करेंगे तो इसमें हमारे पास इस समय जो सिलेबस है उसमें जी। टोटल जो है 10 चैप्टर हैं हमारे पास, ओके। जो कि बोर्ड में पूछे जाएँ। ठीक। प्रश्न है, हुँ, मैं देखता हूँ बच्चों को आपस में बातचीत करते हुए हुँ। कि उनका जो प्रश्न है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जी, जी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों को अभिक्रियाएं याद नहीं होती, जो रिएक्शंस हैं हुँ। वो याद नहीं, तो इसके लिए क्या हम शॉर्ट फॉर्मूला कोई अपना सकते हैं? क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या? देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये थोड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत जी। वो इसलिए होती है क्योंकि जो कार्बनिक रसायन का जो पार्ट है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट होता है, वो एक्चुअल में उसमें जो टर्मिनोलॉजी होती है और जो रिएक्शन होती है, वो बच्चे के लिए नहीं होती है। जी जी। वो मतलब कि वो गणित पहले से पढ़ता है, फिजिक्स भी पहले से ही पढ़ता है, लेकिन केमिस्ट्री का जो अध्ययन करता है वो हाई स्कूल से करता है, और इंटरमीडिएट पर वो बहुत ज़्यादा उसके पास सिलेबस आ जाता है। तो थोड़ा-सा उसको इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत होती है। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जैसे बोर्ड की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत फिक्स्ड क्वेश्चन है, ओके। और इसका तो कोई ऐसा शॉर्ट तरीका तो है नहीं याद करने का कि ऐसी कोई वो नहीं है, कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि जिससे ये तुरंत याद हो जाए सभी को। इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी। प्रैक्टिस हमें क्या करना है कि जैसे हमारे पास नेम रिएक्शंस आती हैं, जो साइंटिस्ट के नेम से रिएक्शंस हैं,
वो हर साल ही बोर्ड में पूछी जाती है, वो 5 से 6 नंबर की होती है। तो उन नेम रिएक्शन को हम ऐसा कर सकते हैं कि किसी रफ कॉपी में लिख करके अलग से और एक पेज में अलग से लिख करके अपने पास रख लें, उनको बार-बार याद करने का प्रयास करें, उनको रटें, लिख करके उनको याद कर सकते हैं। एक तरीका इसका यही मुझे लगता है कि ये सबसे आसान तरीका है। अच्छा, तो जैसे हम ये बात कहेंगे सेमवाल जी कि जो सबसे कमज़ोर बच्चा है हमारी क्लास का, हुँ, ऐसा क्या हम करें कि वो बच्चा मतलब मिनिमम पास हम करा पाएँ उसे? जी, जी। ऐसा क्या किया जा सकता है? देखिए, अगर रसायन विज्ञान की हम बात करेंगे तो इसमें अगर हमें अब बच्चे को ऐसा लगता है कि भई मेरे हाथ-पाँव फूल रहे हैं और मुझे बिल्कुल ही कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हाँ जी। तो उसके लिए हम ये ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे हमारे पास एक चैप्टर आता है बिलियन का और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, वैद्युत रसायन जिसको बोलते हैं, ठीक है? और जी, एक है केमिकल काइनेटिक्स का। तो जी, 3 चैप्टर जो न्यूमेरिकल के पोर्शन है, उनमें अगर मैं बिलियन के चैप्टर की बात करूँ तो उसमें एक टॉपिक आता है जैसे अणुसंख्या गुणधर्म है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिनको हम बोलते हैं। जी, उसमें 4 फ़ॉर्मूले हैं जो बच्चे को अगर रट जाएँ तो उसमें से 100% एक क्वेश्चन बनता है। ओके, ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जैसे ईएमएफ है सेल का, इसका अगर वो फ़ॉर्मूला याद कर ले और इससे 1-2 न्यूमेरिकल लगा ले अभी, तो उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, इससे भी 100% क्वेश्चन बनता है। ओके। अगर तीसरे चैप्टर की बात करेंगे तो उसमें जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का एक जी, सवाल जी। उसमें 100% पूछा जाता है। तो अगर वो सारा चैप्टर नहीं भी पढ़ रहा है तो अगर प्रथम कोटि का ही अगर उसमें थोड़ा वो पढ़ ले उसको ले जा करके उसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है और उसके फॉर्मूला थोड़ा याद कर ले तो वो याद हो जाएगा। दूसरा ये है कि दूसरा जो हमारे पास चैप्टर है वो है डी ब्लॉक का। डी ओके, ब्लॉक का थ्योरेटिकल चैप्टर है, उसमें अगर डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी अगर पढ़ ले बच्चा तो उसी से रिलेटेड उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में और रीजनिंग टाइप क्वेश्चन होता है और हुँ, उसका वो इजीली आंसर कर सकता है। ऑर्गेनिक का मैंने आपको बता ही दिया है कि जैसे नेम रिएक्शन उसमें फिक्स्ड आती है कि नेम रिएक्शन उसमें आएंगी तो बच्चा अगर सारे चैप्टर में जितने भी चैप्टर हैं उसमें उन सब की अगर नेम रिएक्शन वो अलग से तैयार करे तो उन 5-6 नंबर का वो कवर बच्चे का हो जाएगा। तो ऐसे ही जो है बायोमोलिक्यूल्स है अगर उसके डीएनए या आरएनए के बारे में वहाँ पर पढ़ ले जी, और जी। एमीन के बारे में पढ़ ले तो उसका इजीली हो जाएगा। ज़्यादा डीप अगर नहीं भी जा सकता है वो अभी, तो इतना अगर वो कर ले तो मैं नहीं मतलब मानता। पास तो हो ही हाँ, मैं जाएगा। नहीं मानता कि पासिंग क्या इससे काफ़ी अच्छे मार्क्स वो गेन कर सकता सेमवाल जी मैं आपको बताऊँ कि है। मैं जी, भी एक जी। हाँ, 12वीं तक केमिस्ट्री का अच्छा, स्टूडेंट अच्छा। रहा, लेकिन हाँ, मतलब मेरे लिए भी बहुत टफेस्ट हाँ, सब्जेक्ट हाँ। रहा है केमिस्ट्री। हाँ जी, लगता है। और आज की डेट में अगर कोई मुझे पूछे तो मुझे एसपीडीएफ काफ़ी अच्छे से आता है। अच्छा, अच्छा। एक मुझे आपबाउ लॉ हाँ, हाँ, याद है हाँ, जी, जी। और एक हाँ, हुंड का नियम जिसे कहते जी, हैं जी, वो सर, याद है। सर, सही। तो मैं समझ सकता हूँ कि बच्चों की जो उनकी व्यथा है उसको मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए वजह से मैंने आपसे हाँ, ये प्रश्न किया। नहीं, तो आपका मैं ये बहुत बढ़िया प्रयास है आपका, ये बच्चों को ज़रूर हेल्पफुल होगा अगर बच्चा इसको देखेगा कि भई मुझे क्या करना चाहिए अंतिम समय में अब जबकि बोर्ड हमारे सर पर है, तो बहुत जी, ही अच्छा प्रयास है। आप गुरुजी ने मुझसे कहा, हुँ, सर हुँ। ने कहा कि भई आपको थोड़ा बच्चों को बताना है इस माध्यम से, तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा प्रयास है आपका, तो आप इसमें जी, सफल हों आगे भी यही हमारी मतलब वही है इच्छा सर, हम कम से कम उस उनके लिए अधिकतम जितना कर सकें वो कर है। रहे हैं। हाँ जी, ये तो सही बात है बिल्कुल। चलिए, तो सर जो हमारा अगला प्रश्न है आपसे कि जो बच्चे अभी पढ़ तो रहे हैं, जैसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं 12वीं में, जी। लेकिन बहुत सारे तो ऐसे पढ़ रहे हैं कि बस पास होना है किसी तरह से। हुँ, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप इन बच्चों को इतना बता क्या सकते हैं कि जो ये केमिस्ट्री का कोर्स है, ये किस तरह से हमारे लिए फ्यूचर में हमारे लिए बेनिफिशियल है? देखिए सर ये तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और मैं आपको अगर बताऊँ तो ये फ्यूचर में जो अगर कोई बच्चा साइंस स्ट्रीम का है या उसे साइंस स्ट्रीम नहीं भी लेना है आगे जा करके या कुछ दूसरा वो भी है तो उसे कंपटीशन एग्ज़ाम तो उसे देना ही है। जी, बिल्कुल। तो हमारे पास जो 11th और 12th का जो साइंस का जो बेसिक चीज़ें हैं, चाहे मैं फिज़िक्स की बात करूँ या केमिस्ट्री की बात करूँ, कोई भी है, कोई भी सब्जेक्ट है, तो इसमें क्या है कि अगर रसायन विज्ञान की बात करूँगा तो रसायन विज्ञान का जो सिलेबस होता है ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। जी, अगर बिल्कुल, आप बिल्कुल। नीट का पेपर देंगे तो वहाँ पर भी स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा केमिस्ट्री का और अगर आप जो है जेईई करना चाहते हैं इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो ओके। वहाँ पर भी ये बिल्कुल, केमिस्ट्री का बिल्कुल जो है हेल्पफुल है। हाँ, जी, हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा और स्कोरिंग रहता है। सबसे बड़ी बात स्कोरिंग रहता है कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो इस पर हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। 11th-12th में अगर हमारी ठीक से फिज़िक्स या केमिस्ट्री अच्छे से हो जाए तो हमें आगे जा कर के कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है।
बिल्कुल। तो सिमोल जी, जैसे कि आप भी जानते हैं अभी अभी हमारे प्री बोर्ड भी हुए हैं, जी। तो जो बच्चे प्री बोर्ड में केमिस्ट्री में रह गए हैं, तो क्या उनको होपलेस होने की ज़रूरत है, या अभी भी उनके पास समय है कि वो अपना पासिंग मार्क्स तो गेन कर ही सकते जी, हैं? जी। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर जिस बच्चे को भी अ, ऐसा लगता है कि भई रसायन विज्ञान एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा विषय हो गया है हमारे लिए, या हम अभी इसमें कुछ ही नहीं कर पाएँगे, तो मैंने जैसे बताया आपको, चैप्टर वाइज़ बता दिया मैंने कि ये टॉपिक जो है आप ठीक से अगर तैयार कर लें, तो मुझे नहीं लगता कि वो रुकेगा। और दूसरी बात ये है कि बोर्ड में अगर उसको मार्क्स चाहिए तो थोड़ा तो पढ़ना ही बिल्कुल, तो मतलब जितना आपने जो आपने लेसन्स बताए पड़ेगा। जी, उनसे जी। रिलेटेड अगर वो उनको तैयारी करें तो कम से कम पास तो वो हाँ, बिल्कुल, हो ही पास सकते हैं। आसानी से ईज़िली हो जी, सकता है। जी। तो अब सर ये है कि जैसे बोर्ड एग्ज़ाम्स तो बहुत नज़दीक आ गए अब, जी। तो जो बच्चे मतलब थोड़ा-सा डरे हैं, सहमे हैं बोर्ड परीक्षाओं से, या अपने केमिस्ट्री में तैयारी नहीं हुई, फिज़िक्स में नहीं हुई, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं हुई, हुँ, हुँ। उनके लिए आप अपने पर्टिकुलर अपने सब्जेक्ट में आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि एक तो वो बच्चा है कि जिसने साल भर अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी है, तो या जिसने नहीं पढ़ा है, तो तनाव तो दोनों को ही होता है। जी, जी। जब वो एग्ज़ाम में जाता है कहीं पर, तो टेंशन तो दोनों को ही रहती है कि भई कैसा होगा एग्ज़ाम, या किस तरीके से मैं दूँगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि बोर्ड का एग्ज़ाम जैसे आप अन्य एग्ज़ाम देते हैं, जैसे आप होम एग्ज़ाम देते हैं, जैसे 11th में आपने एग्ज़ाम दिया, जैसे अभी आपने प्री बोर्ड दिया, वैसा ही एग्ज़ाम बोर्ड का एग्ज़ाम भी बिल्कुल, होता है, बिल्कुल। ठीक है? बिल्कुल आप इसको नॉर्मल तरीके से लेंगे, कोई ऐसी वाली बात नहीं है। जब आप कंटिन्यू तैयारी में हैं, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी अगर जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है अभी तक, जो तैयारी में नहीं है, या जिनको थोड़ा डर है, तो उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मैंने प्रीवियस में टॉपिक बताए हैं इस विषय में, आप उनको ठीक से देख लें। जी, ठीक है, ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन है, बहुत बढ़िया। और एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में, जो एक क्वेश्चन लास्ट में आता है, एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन आता है उसमें, जी, जी। परसेंटेज वाला, या इस टाइप से क्वेश्चन आता है ऑर्गेनिक का, तो वो भी 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, और वो भी एनसीईआरटी में गिवन है, उसी से उठा करके बोर्ड उसको पेपर को बनाता है। तो अगर वो क्वेश्चन भी वो तैयार कर ले, बच्चे मेरे जो मैं कह रहा हूँ, वो बच्चे समझ जाएँगे कि वो किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। जी, जी। तो अगर ये 3-4 क्वेश्चन भी वो तैयार कर ले, तो ऑर्गेनिक उनका इजीली हो जाएगा। ऑर्गेनिक का अच्छा खासा परसेंटेज रहता है, इसलिए मैं किसी बच्चे को ये नहीं बोलूँगा कि आप ऑर्गेनिक छोड़ दें। ओके, वेरी गुड। तो सर अब लास्ट में एक प्रश्न मेरा ही है जी, अपना, जी, जी, जो मैं बिल्कुल। हमेशा सोचता रहता हूँ। जी, बिल्कुल। सिमल जी, मुझे ये बताइए कि जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, हाँ जी, हाँ जी। पढ़ा तो मैंने भी है लेकिन मैं या तो मैं भूल गया हूँ। हाँ, हाँ। तो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में अंतर क्या है सर, डिफरेंस? जी। इसमें दरअसल ये है सर कि कार्बनिक रसायन में ये है कि कार्बनिक रसायन में हम उन यौगिकों का अध्ययन करते हैं जो हमें सजीवों से प्राप्त होते हैं। अच्छा, ठीक। पहले ऐसा माना जाता था, अब तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थोड़ी परिभाषा चेंज हुई, लेकिन अगर हम बेसिक अंतर जानना चाहते हैं, तो जैसे कि हमें सजीवों से, पेड़-पौधे से या सजीवों से हमें क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा, ओके, हाँ, हाँ, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, बिल्कुल। अमीनो एसिड या विटामिन्स मिलेंगे, हाँ, ठीक हाँ। है? मतलब आप ऐसा नहीं कि विटामिन्स आप किसी पत्थर से ले लें, ये नहीं हो बिल्कुल सकता, नहीं, नहीं। ये नहीं हो सकता। हाँ, हाँ, कार्बोहाइड्रेट के लिए आपको प्लांट पे निर्भर रहना प्लांट, पड़ेगा। तो इन यौगिकों का अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं, वो जैसे वो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक वो यानी कार्बन, कार्बनिक। हाँ, ओके, जो हमें सजीवों से मिले। जी, जी, बिल्कुल। और इनऑर्गेनिक मतलब ये होता है कि जो यौगिक हमें मृत जीवों से, या मृत पदार्थों से मिलते हैं। अच्छा, ठीक है। जैसे आप नमक है, नमक है, तो हाँ, नमक हमें मृत पदार्थ से ही मिलेगा, ना कि उसका कोई पेड़ होता है। ओके। हमें वो किसी पेड़ से नहीं मिलेगा। हुँ। सोडियम क्लोराइड है, या ठीक, चूना है, या कैल्शियम कार्बोनेट है, तो ये अच्छा, हमें मृत पदार्थों से मिलते हैं। तो जो यौगिक हमें मृत पदार्थों से प्राप्त होते हैं, जैसे चट्टानों से, पत्थरों से, तो उनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक। अच्छा, जिनमें उनका अध्ययन होगा वो वो इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब जो सजीवों से यौगिक हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, और ये सब। ओके, तो मैं समझ गया। बहुत अच्छा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। तो आज इस चर्चा पर सेमवाल जी आए और उन्होंने हमारी बातों के, हमारे जो प्रश्न थे उनके उत्तर दिए, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जी करता सर, हूँ। आपका भी बहुत-बहुत और आप लोगों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे सारे बच्चे पास हों, और ऐसे ही हमारे सारे टीचर्स, मैं जिसको भी कहता हूँ कि सर एक वीडियो आपका बनाना है, तो कभी किसी ने मुझे मना नहीं किया। सब लोग उसको मतलब करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अधिक से अधिक बच्चे इसमें पास हों। तो आज के लिए सेमवाल जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। आप सभी को प्रणाम।